क्या आपने कभी सोचा है जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, क्या वही यूनिवर्स हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है? ये विशाल पहाड़, बहती हुई नदियाँ, सूरज की गर्मी, चलती हुई हवा और अनंत आकाश। आयुर्वेद कहता है ये सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं, बल्कि यह शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रही हैं। इन्हें कहा जाता है पंच महाभूत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राचीन मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक छुपा हुआ है? आइए आज इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अमृत वेदा चैनल में। आज हम आयुर्वेद के रहस्य का ये तीसरा एपिसोड लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंच महाभूत। क्या होता है ये पंच महाभूत, डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सांख्य दर्शन में जब आचार्य कपिल मुनि ने सृष्टि उत्पत्ति कर्म दिखाया था, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को सीक्वेंस वाइज बताया था, जिनके अर्थ होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कहने का मतलब पृथ्वी से हमें शब्द, वायु से हमें स्पर्श, अग्नि से हमें रूप, जल से हमें रस और गंध से हमें पृथ्वी। और इनकी इंद्रियां बुद्धि होती हैं, अर्थात जैसे आकाश में हमें ध्वनि सुनाई देता है, जिनके ऑर्गन्स हमारे कान हैं। वायु से हमें स्पर्श इंद्रियों का बोध होता है, यानी कि जिसकी हमारी त्वचा है। अग्नि से हमें रूप का बोध होता है, यानी कि दर्शन जो हमारे आँख करते हैं, यानी कि चक्षु इंद्रियां। जल अर्थात रस, यानी कि स्वाद, जिसका काम हमारी जीवा करती है। पृथ्वी अर्थात गंध, सूंघने का काम, घनत्व का काम, जो हमारी नासिका करती है। उन्होंने विस्तार रूप से इस चीज को बताया है। इसको पंचक भी कहा जाता है। तो आइए फिर से एक एक महाभूत को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि चीजें हैं क्या। जब हम आकाश की बात सुनते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में आता है वो नीला आकाश। लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ नीला आकाश नहीं, आकाश का मतलब होता है स्पेस, एम्प्टीनेस, यानी कि वो स्थान जहाँ पर कुछ न कुछ रखा जा सकता है, कुछ न कुछ आ सकता है। सोचिए, इस यूनिवर्स में अगर स्पेस ही ना होता तो क्या उसमें हमारे सोलर सिस्टम, हमारे पृथ्वी, हम एग्जिस्ट कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस होना बहुत जरूरी है, जिसको कोष्ठ कहते हैं, या फिर मॉडर्न साइंस में उसी को कैविटीज कहते हैं। हमारा नाक, मुंह, गला, पेट, आंतें, ब्लड वेसल्स, यहाँ तक कि हर कोशिकाओं के बीच में कुछ न कुछ जो स्पेस होगा। अगर यही एम्प्टी स्पेस अगर ना हो तो क्या होगा? क्या हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकता है? क्या हम खाना खा सकते हैं? क्या ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई हो सकता है? क्या सांस हमारे फेफड़ों तक जा सकती है? नहीं। स्पेस भले ही हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बिना उसके जीवन संभव नहीं है। मॉडर्न साइंस भी हमें बहुत सारे स्पेसेस के बारे में बताता है, जैसे कि चेस्ट कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आकाश तत्व की तरह जब भी हम वायु सुनते हैं तो हमारे मन में हवा की तस्वीर आती है। पर वायु का अर्थ सिर्फ हवा नहीं, बल्कि बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि हवा का फेफड़ों तक पहुंचना, खाना का पेट तक पहुंचना, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी पलकें झपक रही हैं, डाइजेस्टेड फूड का स्टूल के रूप में पास आउट होना, ये सब वायु के कारण हो रहा है। मॉडर्न साइंस भी बताती है कि हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की वजह से छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे पूरे बॉडी में भेजते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। यही सिग्नल्स हमारे मसल्स को भेजे जाते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा हार्ट हर मिनट में कम से कम 72 बार धड़कता है, और इस ब्लड को पूरे शरीर में संचार कराने का काम भी वायु ही करता है। हम बिना सोचे लगभग दिन में 20,000 से भी ज्यादा बार सांस लेते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, ये चीजें अपने आप हो जा रही हैं। कभी सोचा ये चीजें अपने आप हो कैसे जाती हैं? जी हाँ, इसी का जवाब है वायु, जो प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु आदि भेदों से हमारे शरीर में मौजूद है। वायु का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप मॉडर्न टर्म से कोरिलेट करना चाहें तो बहुत सारे लोग इसको ऑक्सीजन से बोलेंगे, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जो शरीर की हर एक गति को समझाने का एक तरीका है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर की यही मूवमेंट्स अगर असंतुलित हो जाए, आयुर्वेद के हिसाब से असंतुलित दिनचर्या, ज्यादा टेंशन लेना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब हमारे वायु को डिस्टर्ब करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और आपकी ट्रेन छूट रही है और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ट्रेन मिल जाती है तो आप एक राहत की सांस लेते हैं।
क्योंकि आपको डर है कि आपका ट्रेन छूट जाएगा, आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हम एंग्जियस रहते हैं, हम किसी बात को बहुत डीपली सोचते रहते हैं, तो हमारी प्राणवायु धीरे धीरे कम होती है और हमारी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। वायु का वात से क्या रिलेशन है, इस बारे में हम एक डिटेल वीडियो में जरूर बातें करेंगे। आइए बात करते हैं अग्नि महाभूत की। अग्नि का मतलब सिर्फ एक जलती हुई आग नहीं है, बल्कि अग्नि का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो खाना सबसे पहले कच्चा खाना होता है, उसके बाद उसमें अग्नि या हम तेज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो खाना पक जाता है। यानी कि कच्चे खाने से पक्के खाने में ट्रांसफॉर्मेशन कराने का काम अग्नि कर रही है, तेज कर रही है। मॉडर्न साइंस की माने कि जो हम खाना खाते हैं तो उसे चबाते हैं, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं, वो बोलस के फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स तक जाते हैं और फिर वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स का एक्शन होने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उनसे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और पूरे शरीर में जाके हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। आइए जानते हैं अग्नि को आयुर्वेद कैसे समझाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अग्नि अर्थात एक जलती हुई मशाल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया, एक सिद्धांत है जिसे हमारा शरीर एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखता है। जैसे कि अगर हमारा डाइजेशन कमजोर है, यानी कि हमारी जठर अग्नि कमजोर है, जिसे मंदाग्नि भी कहते हैं, इसमें सर्वप्रथम तो आपका डाइजेशन खराब होगा, उसके बाद आगे होने वाली सारी प्रक्रिया जैसे कि रस, रक्त, मांस में सबकी कमी हो जाएगी, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, आप दुर्बल हो जाओगे, अंततः बीमार पड़ जाओगे। एवरेज एडल्ट में लगभग 50 से 60% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। कहने का मतलब अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसमें 35 से 40% सिर्फ पानी है। और ये पानी सिर्फ यूरिनरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं पाया जाता है, बल्कि हमारे सलाइवा में, ब्लड में, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, हमारे साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रल फ्लूइड और स्पाइनल फ्लूइड में भी मौजूद होता है। सबसे अंतिम और सबसे मजबूत तत्व की तरफ, पृथ्वी तत्व। अपने घर के नींव के बारे में सोचिए। अगर घर की नींव मजबूत होगी तो घर भी मजबूत होगा। ठीक इसी तरह से हमारी शरीर की नींव, हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, दांत, अगर ये मजबूत होंगे तो हमारा शरीर भी मजबूत होगा। ये सभी शरीर को आकार और मजबूती देते हैं। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से बने होते हैं। आयुर्वेद इसी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को पृथ्वी तत्व कहता है। अगर पृथ्वी तत्व संतुलित हो तो शरीर मजबूत महसूस करता है, यहीं अगर कमजोर हो जाए तो हमारा शरीर कमजोर महसूस करता है। तो दोस्तों, आज आपने पंच महाभूत को बहुत ही डिटेल में समझा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले शरीर में हम त्रिदोष के बारे में बात करेंगे, जो पंच महाभूत से कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे वीडियो से अगले रहस्य, अगले एपिसोड से, जो कि होगा आयुर्वेद का रहस्य त्रिदोष।